हेलो दोस्तों, कैसे सेशन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, इससे पहली फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यथाशा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। दिया है, देखो दिया है एक थैले में आपको लाल गेंदों की संख्या दे रखी है। लाल गेंद की संख्या किधर की है 3 और काली गेंद की संख्या किधर की है किधर की है 5। तो कुल संभावित परिणाम कितने आएंगे इसके। परिणाम दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 तो टोटल कितना आ जाएगा 8। ये कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे। अब आपको निकालने हैं लाल गेंदें, तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम निकाल लो। लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, तो लाल गेंद के अनुकूल परिणाम, लाल गेंद कितनी है थैले में 3, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकाल लो। लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अनुकूल परिणाम बटे कुल समय परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने हैं 8, तो 3/8। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है। कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए लाल रंग की बादशाह की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है 52 पत्तों की ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी है, तब कुल संभावित परिणाम कितने होंगे इसके 52। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे 52। सही है। क्वेश्चन कहला है कि लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता, तो पहले लाल रंग के बादशाह के अनुकूल परिणाम निकाल लो। बादशाह के अनुकूल परिणाम, देखो गड्ढे में कितने बादशाह होते हैं 4, 2 काले कलर के 2 लाल कलर के, तो लाल रंग के बादशाह पूछ रहा है, तो लाल रंग के बादशाह कितने होंगे आपके पास 2। ठीक है, तो अब लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकाल लो। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल समय परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल कितने हैं 52। 2 से काट दो तो कितना आ गया 1/26। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है आपको हल करना है। ठीक है, सुनो आपको रेखीय समीकरण दे रखे हैं, तो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है रैखिक समीकरण, कितना रखा है 2/√x प्लस के 3/√y = 2, और दूसरा दे रखा है आपको 4/√x माइनस के 9/√y = -1। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मान लो कि माना 1/√x बराबर a मान लो और 1/√y बराबर b मान लो। इससे क्या होगा थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो अब आपने 1/√x बराबर कितना मान लिया a, तो यहाँ से आ जाएगा 2। 1/√x बराबर कितना मान लिया है, तो यहाँ आ जाएगा 2a। 3 1/√y बराबर कितना मान लिया आपने b,
तो यहाँ आ जाएगा 3b इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 बना लो, ठीक है। इसी प्रकार से ये चेक करो, 4 1/√x बराबर कितना मान लिया a, तो यहाँ a कर दो, -9। अब 1/√y बराबर कितना मान लिया आपने, b मान लिया, तो यहाँ b रख दो और इक्वल टू कितना चल रहा है आपका -1। ये समीकरण 2 मान लो। अब इनमें विलोपन विधि लगा के a और b के मान निकाल लो, तो निकाल लो विलोपन विधि से। विधि द्वारा देखो विलोपन विधि क्या कहती है, उसमें कोई एक चर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर देखो यहाँ a का गुणांक कितना है 2 और a का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ a बराबर नहीं है। ऐसे b के देखो b का गुणांक कितना है 3 और b का गुणांक कितना है 9, तो यहाँ b भी बराबर नहीं है। तो हमें किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अगर मैं समीकरण a की गुणा 2 से कर दूं तो 2 दूनी 4, 4 4 बराबर हो जाएंगे। मतलब गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 की गुणा 2 से करने पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और ये कितना है आपका 4a माइनस के 9b और इक्वल टू -1। चिन्ह बदल दो, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। कोई इस लाइन के चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा आपका 15 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो b का मान कितना निकल गया 5/15, 5 के बाद 5 या 15, तो b का मान कितना आ गया 1/3। तो b का मान कितना निकल गया 1/3। अब b का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, वहां से a का मान निकाल लो। तो लिखो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी है आपके पास, समीकरण 1 ये 2a + 3b इक्वल टू 2 और b का मान कितना निकालना है आपने 1/3। तो यहाँ 2a ऐसा का ऐसा ही प्लस 3 इंटू b का मान कितना हो गया 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कटा, तो 2a प्लस का यहाँ से 1 बचेगा, तो यहाँ से हो गया 2a, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ए और बी का मान चाहिए, परंतु आपको रेखीय समीकरण की दे रखी थी x और y में दे रखी थी, तो आपका आंसर भी किसमें चाहिए x और y में चाहिए। तो देखो आपने क्या करा था, माना था कि 1/√x बराबर कितना माना था a, तो आपको बताया 1/√x बराबर कितना माना था आपने a, तो यहाँ से a का मान कितना है आपके पास 1/2, a की जगह कितना है 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस किस में तो √x की तो √x हो जाएगा और 2 एकम 2। अब यहाँ से √x का मान आया, 2 का मान नहीं आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, √x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 का होल स्क्वायर, उसके से रूट कट जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सही है। इसी प्रकार y को चेक करो, देखो आपने 1/√y बराबर कितना मान लिखा था v, और b का मान कितना निकालना आपने, यहाँ चेक करो 1/3, तो b की जगह कितना कर दो यहाँ 1/3, तो इस केस में करो तो यहाँ √y 3 एकम 3, फिर दोनों ओर क्या कर दो वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ से √y का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके से रूट कट जाएगा y और 3 का स्क्वायर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएंगे। y का मान 3 और x का मान 4, जो अभी आपने यहाँ निकाला था। ठीक है ना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर घंटा
अधिक होती है तो वे उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, मतलब कोई भी चाल हो सकती है, वो एक समान चाल है, वो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो हमें वही रेलगाड़ी की चाल क्या करनी है, बतानी है। तो हमें ये तो नहीं पता रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना मान लिया आपने, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपको पता है। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जब 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तब उसमें लिया गया समय कितना मान लो आप, t1 मान लो। कितना है समय है, t1। देखो पर्सन से क्या बोल रहा है, पर्सन से पहले यहाँ से आप समय कैलकुलेट कर लो, या करके समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा चाल। चाल यहाँ आ जाएगी, समय इधर चला जाएगा। ठीक है ना, अब पर्सन से एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो प्रथम स्थिति में सही है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना मान लो, t1। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय करा है, वो 360 की, और उसकी चाल कौन सी थी, x किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब द्वितीय स्थिति में बोला है, यदि ये चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है। तो अब प्रश्न अनुसार अगर इसकी चाल में हम 5 किलोमीटर अधिक क्या कर दे, बढ़ा दे, ठीक है ना, तो तब क्या लेगी वो, 1 घंटा क्या लेगी, कम लेगी, कम समय लेगी। तो यहाँ से देखो स्टार्टिंग में कितना है, 360 माइनस 360 दूरी तय करेगी, परंतु उसकी चाल में हमें क्या करना पड़ेगा, x + 5 मीटर मतलब अधिक घंटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब x में क्या कर दोगे, 5 जोड़ दोगे, मतलब चाल 5 किलोमीटर घंटे से अधिक से क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और समय क्या ले रही है वो, 1 घंटा कम ले रही है। ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से 360 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 1/x माइनस का 1/x प्लस के 5 इक्वल टू 1। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो 360 ऐसा का ऐसे ही, जब इसकी इसमें करोगे तो यहाँ x प्लस के 5 हो जाएगा, जब इसमें करोगे तो माइनस के x हो जाएगा, और जब नीचे नीचे करोगे तो इसकी इसमें करोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x के 5 में करोगे तो यहाँ 5x हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है ना, x से x कट जाएगा, तो यहाँ से देखो 5 की 0 करें तो 5, 5 का 30 का 0, 5 से 15 1800, कितना आ गया है 1800 बटा x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू 1। ये भाग में जाओगे गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 1800 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ करके लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो 1800 का टेबल बन बोले तो 1800 को 18, मतलब 1800 क्या करो, फैक्टर निकाल लो, तो गुना करने पर 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने 5 आना चाहिए। 2 से काटो 900 बार कटेगा, 2 से काटो 450 बार कटेगा, फिर कितने से जा रहा है ये, 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर भी 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15। अब कैसे जा रहा है ये, बस यहाँ से 2 से चले जाता है, ठीक है ना। देखो 2 से काट लो पहले यहाँ से, 225 बार, ठीक है। अभी 3 से कट जाए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ठीक है।
फिर 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अभी किससे कटा है? 5 से, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। फैक्टर ये बन गया इससे, ठीक है। 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो मतलब कितना हो गया? 40 इंटू 45। देखो 45 और 40 गुना करोगे तो 1800 आ जाएगा, और 45 में 40 माइनस कर दोगे तो 5 भी आ जाएगा। तो फैक्टर कितने मिल गए आपको? एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x और माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ के दो के जोड़े बना लो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपको? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस का बचा 45, यहाँ से माइनस के 40 कॉमन लो, तो यहाँ x प्लस के 45 ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 40 से जब इसको डिवाइड होगा तो ये 45 ही बचेगा। अब क्या करो? इन दोनों में से एक तार लो और इस नंबर को मिला के तार लो, ठीक है। लिखो जब x प्लस के 45 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, और लिखो जब x माइनस के 40 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा। देखो चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो चाल क्या होती है? ऋणात्मक। तो लिख देना जो आपकी रेल गाड़ी की चाल है, और रेल गाड़ी की चाल कितनी है आपके पास? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लिख देना रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 19वां क्या बोल रहा है। देखो 19वां बोला है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। देखो लिखोगे LHS लेने पर, ठीक है। क्या हो गया? साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो अप्लाई करो। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? साइन, तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर है। बी की वैल्यू कितनी है? कोसेक, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर है प्लस का 2ab, तो 2 साइन है और कोसेक है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी लगाओ, इसमें ए ये है और बी ये है, तो कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस के 2 कोस है और सेक है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इस साइन और इस कोस को पास लिख लो कि साइन स्क्वायर है प्लस के कोस स्क्वायर है प्लस। अब देखो कोसेक, कोसेक का एक फार्मूला होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 साइन ए और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन में प्लस, और सेक, सेक का फार्मूला होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और प्लस के 2 कोस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए में, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कोसेक को 1 प्लस कोट में लिखा, ऐसे सेक को हमने किस में लिखा? 1 प्लस टेन में लिखा, और इस कोसेक को 1 अपॉन साइन में लिखा, और इसको सेक को 1 अपॉन कोस में लिखा, और कोस को हम आगे ले गए, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे के बराबर कितना होता है? 1, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 1 प्लस का कोट स्क्वायर है ऐसा का ऐसा ही प्लस साइन से साइन कट जाएगा, 2 1 जा 2 आएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर है ऐसा का ऐसा ही, कोस से कोस कट जाएगा, 2 एकम 2 आएगा, ठीक है ना। अब जोड़ो 2 और 2 4 5 6 7, तो आ गया 7 प्लस इस टेन को आगे लिख दो टेन स्क्वायर है और प्लस कोट को पीछे लिख दो कोट स्क्वायर है। ये आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया, लिख देना अति सिद्धम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका 20वां देखते हैं। 20वां क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी सी डी जिसके आपको निर्देशांक दे रखे हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है। तो यहाँ के पास क्या है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज बनाओ, ठीक है, ए बी सी और डी। ए के शीर्ष बिंदु कितने रखे हैं 5,7, बी के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं 4,7 माइनस के, और सी के दे रखे हैं माइनस के 1, माइनस के 6, और डी के दे रखे हैं 4,5, ठीक है ना। तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो सुनो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं, तो पहले आपको दिया क्या है पहले वो देख लो। देखो, आपको पता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसका जो विकर्ण है, एक विकर्ण ले लो, इसका एक विकर्ण ए सी, ठीक है, इसका एक विकर्ण ले लो ए सी, जिसका एक विकर्ण ए सी दो त्रिभुज में, दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो कि इसका एरिया निकलेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अगर आप इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को आपस में जोड़ दें तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल या ए डी सी का क्षेत्रफल, बात एक ही है, ठीक है, सही है। परंतु आपको इसके शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष बिंदु आपको पता है ए कितने रखा है माइनस का 5,7, बी कितने रखा है आपको माइनस का 4,7, सी कितने रखा है माइनस का 1, माइनस के 6, और डी कितना रखा है आपको 4,5। अर्थात मैं बोल लूँ तो ये x1, ये आपका है y1, ये x2, y2, x3, y3, ठीक है ना। ये आपके पूरे निकलेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चलिए निकलने चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट, फिर प्लस का यहाँ लिखता हूँ x3 फिर y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब किसके निकाल रहे हैं आप, ए बी सी के निकाल रहे हो, ठीक है। देखो किस में निकाल रहे हो आप, ए बी सी में, ए बी सी में। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो आपके पास क्या है, खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो एक शंकु बनाओ,
ये हो गया आपका शंकु। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसी त्रिज्या वाले ये अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मीटर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये पूरी ऊंचाई आपको 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। देखो जो पहले दिया है पहले उसको लिखते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है शंकु की त्रिज्या, आपको पता है शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। सही है, सही है। और आपको पता है ये शंकु जो है ये इसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पर्सन से शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तब अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। सही है। खिलौने की आपको संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई देखिए 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको निकालना है इसका खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही है, आपको निकालना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, अगर मैं शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल निकाल लूँ और अर्धगोले का वक्र पर क्षेत्रफल निकाल लूँ, दोनों को आपस में जोड़ दूँ, निकल जाएगा। क्योंकि यह खिलौना शंकु और अर्धगोले से मिलकर बना है। मतलब शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों निकाल के जोड़ दो। शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, देखो शंकु के निकालने के शंकु की त्रिज्या चाहिए जो आपको पता है 3.5, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए जो तिर्यक ऊंचाई ये है l, जो आपको पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, तो l निकालने का फार्मूला होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मतलब रूट में शंकु की त्रिज्या प्लस शंकु की ऊंचाई का वर्ग। तो शंकु की त्रिज्या का वर्ग तो पता है 3.5 है, परंतु शंकु की ऊंचाई का वर्ग आपको पता नहीं है, परंतु ये ऊंचाई आपको पता नहीं है। अगर ये ऊंचाई मिल जाती है तो l निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो निकालने चलते हैं शंकु की ऊंचाई। बोले तो h कैसे निकलेगा, अगर इस पूरी ऊंचाई में से ये इतनी क्या है, त्रिज्या ही तो है अर्धगोले की। देखो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ भी 3.5 ही होगी, है ना, बताओ। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई में से अगर ये माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। मतलब खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 माइनस ये कितनी है, 3.5। तो ऊंचाई कितनी आ रही है टोटल, 12 सेंटीमीटर। तो निकाल लो रूट में r का मान कितना है, 3.5 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा h के लिए 12 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो। 3.5 का होता है 5 पंचे 25, 4 दिया 12, 12 आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 156.25। ठीक है ना, और 156 किसका होता है,
6 का 6 125 का, और बार देखो ये 156 और 25 किसका होता है आपका 125 का होता है, ठीक है ना। और इससे पॉइंट कितने नंबर बाद लग रही है, 2 नंबर बाद, तो बाहर आके नंबर पॉइंट लगेगी 1 नंबर बाद, तो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो तीनों को चाहिए निकाल लिया आपने 12। हाँ दोस्तों अब देखो देखो पाई और पाई कॉमन आ रहा है और आर दोनों में त्रिज्या सेम है, तो सिंपल सी बात है आर भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो पाई आर क्या कर लो कॉमन ले लो, तो यहाँ से एल बचा प्लस यहाँ से 2r बचा, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 आर, त्रिज्या कितनी है 3.5 थी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका एल कितना रखा है 12.5 निकाला था आपने, पीछे चेक करना, और प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, ठीक है ना। अब देखो 7 पंजे 35, तो 22 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ 12.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, दोनों मल्टीप्लाई करना 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से करो 22 पंजे 110, पॉइंट 1 0 नंबर वार लग रही है 11 आ गया, यहाँ से इनको जोड़ो कितना हो गया 19.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 214.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर इसका 10वां देखते हैं। 10वां क्या बोल रहा है, सॉरी 22वां बोला है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास पहले प्रतिकूल और आप अनुकूल का अर्थ समझो कि प्रतिकूल और अनुकूल का क्या अर्थ होता है, फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो सुनो, जैसे ये पानी है, ये पानी की डायरेक्शन है और जो आपकी नाव है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसे हम बोलते हैं अनुकूल, ये अनुकूल वाली स्थिति है, सही है। अगर जैसे नाव ऐसे जा रही है, पानी ऐसे जा रहा है और नाव इसके विपरीत दिशा में चल रही है इस टाइप से, तो वो कौन सी कंडीशन है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल वाली कंडीशन है, सही है। मतलब अगर पानी इधर को बह रहा है और नाव भी हमारी इधर को जा रही है पानी की दिशा में, मतलब जिधर को पानी जाता है उधर को हम तैर रहे हैं, तो वो आपका अनुकूल है। अगर पानी इधर को जा रहा है हम उल्टी दिशा में तैर रहे हैं उसकी, तो वो आपका प्रतिकूल है। बस इतना आपको समझना है, सही है। तो सुनो, सबसे पहले आपको नाव की स्थिर पानी में चाल निकालनी है और धारा की चाल निकालनी है। तो मान लेते हैं कि माना नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी मान लिया आपने x किलोमीटर पर ओवर, धारा की चाल निकाल लो, चाल मान लो कितना है 22 किलोमीटर पर हॉवर मान लेते हैं, ठीक है। और नाव की अनुकूल चाल मान लेते हैं, नाव की धारा में अनुकूल चाल तो अनुकूल चाल, तो अनुकूल का मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे, x + y किलोमीटर पर हॉवर। और नाव की धारा में प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल में क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, कोई विपरीत दिशा में है तो ये दूसरे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, सही है। देखो अब प्रथम स्थिति क्या बोल रही है, प्रथम स्थिति क्या बोल रही है, कह रही है कि 10 घंटे में धारा, एक नाव है वो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है, तो प्रतिकूल कितना जा रही है वो 30 किलोमीटर, और अनुकूल कितना जा रही है वो 44 किलोमीटर, और कितना घंटे ले रही है वो 10 घंटे ले रही है। परंतु हमें ये नहीं पता कि 30 किलोमीटर में जब जा रही है तो वो कितना समय ले रही है, और जब 44 किलोमीटर जा रही है तो वो कितना समय ले रही है।
इन दोनों का समय का योग आपको दे रखा है 10 घंटे। ऐसा नहीं दे रखा है कि 30 घंटे जब गई, जैसे उन्हें 6 घंटे ले लिए या 5 घंटे ले लिए या 3 घंटे ले लिए, या इसमें ये गई तो इसने 2 घंटे ले लिया, 10 घंटे ले, मतलब 4 घंटे ले लिए। मतलब उन दोनों का योग दे रखा है 10, परंतु अलग अलग आपको समय नहीं दे रखा है। तो इसका मान लो T1, इसका मान लेते हैं T2। तो पहले वो समय निकाल लेते हैं T1 और T2। सही है। तो पहले लिखते हैं नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लिया गया समय T1 निकालते हो। देखो एक मैं साइड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम्हें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, ये बताया था मैंने, दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप समय निकाल लोगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगी। तो दूरी कितनी है इसकी 30, और चाल कौन सी है इसकी प्रतिकूल। सही है, चाल कौन सी इसकी प्रतिकूल, और प्रतिकूल कितनी मानी कि आपने x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई। इसी प्रकार से जब वो नाव अनुकूल 44 किलोमीटर जा रही है तो उसमें लिया गया समय, तो ऐसे लिखो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। ठीक है, समय कितना मान लो इसमें T2। तो धारा के अनुकूल कितना माने का आपने x प्लस वाई, दूरी कितनी है इसकी 44, और चाल कौन सी है इसकी x प्लस वाई। ठीक है, तो दूरी बटा चाल आएगा ना, समय इधर आ जाएगा, तो फार्मूला आएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी 44 है और चाल कौन सी है इसकी अनुकूल कितनी माने कि आपने x प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। सही है, परंतु आपको पता है, हम जानते हैं दोनों का समय T1 प्लस T2 कितना है 10 घंटे। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। T1 की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन x माइनस के वाई और प्लस के 44 अपॉन x प्लस के वाई इक्वल टू कितना आ गया 10। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। सही है ना। अब इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में देखो, इसी प्रकार द्वितीय स्थिति में क्या बोली, ध्यान सुनना। सही है, द्वितीय स्थिति बोल रही है आपकी यहाँ से 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो इसमें वही बात दे दी कि हमें ये नहीं पता कि जब वो 40 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है तो उसमें कितना समय ले रही है, जब 55 किलोमीटर अनुकूल जा रही है तो उसमें कितना समय ले रही है, परंतु उन समय का योग दे दिया 13 घंटे। तो इसका जाने में समय ले लेते हैं T3, इसके जाने में समय लेते हैं T4, क्योंकि T1 T2 हमने पहले ही मान लिया है। तो फिर दोनों का योग कितना हो जाएगा 13 घंटे। तो इसे मान लेते हैं कि नाव द्वारा 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लिया गया समय कितना है T3। तो दूरी कितनी है इसकी 40, और प्रतिकूल चाल कितनी माने की x माइनस के वाई। ठीक है, इसी प्रकार नाव द्वारा दूसरा कितने जा रहा है वो चेक करो, 55 किलोमीटर क्या जा रहा है अनुकूल। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, मतलब T4 मान लो। ठीक है, तो दूरी कितनी है इसकी 55, और समय वो चाल कौन सी है इसकी अनुकूल कितनी मानी कि आपने x प्लस वाई। परंतु हम जानते हैं
जानते हैं। पर्सन से आपको एक बात पता है कि T3 प्लस T4 इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 13 घंटे। या देखो सुनो, क्वेश्चन दे रखा है कि 13 घंटे में ये दोनों क्या करती है, समय लेती है। तो यहाँ से T1 कितना निकालना आपने, 40 अपॉन x माइनस के वाई प्लस इसका कितना निकालना है आपने, 55 अपॉन x प्लस के वाई इक्वल टू 13। ये समीकरण कितनी होगी आपकी, 2। अब दोनों समीकरण को मैं एक पेज पे लिखता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों, दोनों इक्वेशन को लिख दिया गया है। सुनो, अब क्या करना है, तुम्हें मान लेना है इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और इक्वेशन आपकी सेकेंड है। तो पहले मान लो कि माना, इसको सोल्व करो कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए मान लो और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर बी मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका 30a 44b इक्वल टू 10 और यहाँ से कितना आएगा 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, क्योंकि ये 30a मान रखा था, ये b मान रखा था। ठीक है ना, बराबर सही। अब इसमें क्या लगा दो, विलोपन विधि। विलोपन विधि से एक पद बराबर कर लो, ए और बी के मान निकाल लेना अब जा। तो पहले ए और बी के मान निकालते हैं। ठीक है, तो इसको समीकरण कितना मान लो, यहाँ समीकरण मानना चाहो तो समीकरण को 3 मान लो और इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखो कि यहाँ से कोई ना कोई एक बराबर होने चाहिए, कि यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी गुना 4 से कर दो, इसकी गुना 3 से कर दो। तो समीकरण 3 की गुना 4 तथा समीकरण 4 की गुना 3 से करने पर सही है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ से करें 4 से, 4 दिया 12 ए हो जाएगा 120 ए। यहाँ से किसके करें, 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 बी और 4 धाम यहाँ से 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके करें 3 से, 40 दिया 120, 55 दिया 5 दिया 15, 5 दिया 15 165 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा आपका 13 कितने करोगे, यहाँ से किसी के आप 3 से कर रहे हो। ठीक है, 13 या 39, चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, यहाँ 0 मतलब, तो यहाँ से बचेगा आपका 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/11। बी का मान निकालना है, बी का मान उठा के समीकरण किस में रख दो, 3 में रख दो, वहाँ से a का मान निकाल लो। तो b बराबर 1/11 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सी आपके पास, ये वाली 30 है प्लस 44 भी इक्वल टू 10। तो लिखो 30 है प्लस 44 बी इक्वल टू 10। तो यहाँ से 30a प्लस के 44 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 1/11 इक्वल टू 10, 11 चौक 44। तो यहाँ से हो जाएगा 30a प्लस 4 एकम 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ से आएगा 30a, ये प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30a, यहाँ से आपका 6 बचेगा, ये मल्टीप्लाई आएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू कितना 6/30, 6 कम 6 6 पंजे 30। तो a का मान कितना हो गया 1/5। सही है, परंतु आपको a और b की वैल्यू निकल गई, परंतु चाहिए था आपको x और y की, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ देखो आपको पता था कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना मान रखा आपने, ए मान रखा है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 1/5 अभी। ठीक है, पिक्चर चेक कर लेना वीडियो में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसको समीकरण 6 बना लो, क्योंकि यहाँ पे अभी मान नहीं निकला। इसी प्रकार आपने कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना मान रखा है बी, और बी का मान कितना निकाला था अभी 1/11। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस केस में करोगे तो एक्स प्लस के वाई और 11 कम 11, ये समीकरण 7 मान लो। और समीकरण 7 में द्वारा विलोपन विधि लगा दो। समीकरण 6 वे समीकरण 7 में पुनः विलोपन विधि,
बी दी। चलो लगाते हैं। तो ये कितना है आपका x माइनस के वाई इक्वल टू 5 और ये कितना है x प्लस के वाई इक्वल टू 11। तो कोई बराबर ही कट जाएगा, तो यहाँ कितना 2x सॉरी यहाँ 11 था आपका, तो ये हो गया 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 16, तो x इक्वल टू 16/2, 2 अट्ठे 16, तो 8 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब निकालो y का मान। x का मान उठा के समीकरण किस में रख दो, 6 में रख दो या 5 में 7 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो 6 में रख लेते हैं। तो x बराबर 8 समीकरण 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 कौन सी है, x माइनस के वाई इक्वल टू 6। तो समीकरण 6 कौन सी है, x माइनस के वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से x का मान कितना निकालना है 8 माइनस के वाई इक्वल टू 6, तो माइनस के वाई इक्वल टू 6, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस के वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, किलोमीटर पर होगा। तो यहाँ से आप लिख देना वाली बात कि नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी आई है 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितनी आई है 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी जो चल रहा है वो 2 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है और जो हमारी नाव चल रही थी वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23वां क्या बोल रहा है। देखो 23वां कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो ये मान लेते हैं हम, ये आपका ए और बी, सही है, ए और बी, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। सही है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये मान लेते हैं कुछ दूरी, ये आपकी कुछ दूरी है। सही है, ये कुछ दूरी से ये 30 मीटर ऊंचे भवन से खड़ा है। तो भवन बड़ा होगा लड़के से, तो ये भवन मान लेते हैं ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जब देखो अब कह रहा है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब, जब वह भवन की ओर जाता है। मतलब जो ये लड़का है ये भवन की ओर जा रहा है, ऐसे चल रहा है। तो जब ये भवन की ओर जा रहा है तब उसकी आंख से, तो आंख उसकी यहाँ होगी बाबू, तो सिंपल सी बात है, तो ये इसकी क्या होगी क्षैतिज रेखा होगी। सही है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन का शिखर ये है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था 30 डिग्री, तो ये कितना है 30 डिग्री। और जब ये कुछ दूरी पर पहुंच गया, जैसे यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से उसकी आंख से उसके शिखर का उन्नयन कितना हो रहा है 60 डिग्री। सही है, तो अब आपको बताना है कि वे भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो ये भवन की यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये आपको बतानी है। इस पॉइंट को नाम देते हैं ई और इसको नाम देते हैं एफ। सही है, तो अभी के लिए मान लिया x है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मान लेते हैं x। तो माना लड़का भवन की ओर और x मीटर दूरी चलकर गया। सही है, अब देखो इसमें सबसे पहले जो दिया है वो बात करते हैं। सुनो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ए बी एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है और सी डी क्या है 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो ये बात आप लिख लेना जो बोल रहा हूँ। लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कितना है 30 डिग्री है और जब लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। सही है, तो गौर से देखो कि आपको ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इस समकोण त्रिभुज ए ई सी, मतलब ये पूरा बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है ए ई सी, ये पूरा वाला बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, तो इसमें देखो तो समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो सिंपल सी बात है इसका हमें ये लंब निकालना पड़ेगा। ये लंब कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक का 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा 1.5 ही होगा।
अब पूरा कितना है ये 30, तो 30 में से 1.5 घटा दो तो ये मिल जाएगा इतना, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा 28.5। तो इसका जो लंब होगा वो कितना होगा 28.5। तो एक बार दोबारा ध्यान सुनो कि देखो ये ए बी है, तो ये ए बी ए डी के क्या है बराबर है, तो ये भी 1 पॉइंट है, तो ये भी 1 पॉइंट है, तो इतना क्या है 1 पॉइंट है। तो पूरा कितना है 30 है, मुझे चाहिए सी से लेके ई तक का। अगर मैं पूरे 30 में से इतना माइनस कर दूं तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा जो सी ई के बराबर होगा। तो वही करा, पूरे 30 में से 1.5 माइनस कर दिया तो मिल गया 28.5। तो समकोण त्रिभुज ए सी में देखो लंब बटे आधार, तो लंब का आधार का रिलेशन किसमें आता है 10 में, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो थीटा कितना है यहाँ 30 डिग्री, लंब कितना है इसका 28.5, और आधार इसका दो पार्ट में डिवाइड है। वैसे तो इसका आधार कितना है अभी ए ई, परंतु ये ए ई दो पार्ट में डिवाइड है, ए से एफ और एफ से ई। तो पहले ए से एफ में है प्लस एफ से ई में है, ठीक है। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 28.5 ऐसा का ऐसे ही। ए एफ कितना मान लिया आपने एक्स जो आपको निकालना है, और ये एफ ई ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ होगा एक्स अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 28.5 इंटू में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली इसकी इसमें ये प्लस कर जाके माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया 28.5 √3 माइनस के एफ ई, ठीक है। समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अगर देखो यहाँ x का मान निकल रहा है, अगर हमें एफ ई का मान पता हो, मतलब ये वाला मान पता हो, तो यहाँ हटा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको अब जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज कंसीडर करना पड़ेगा सी ई एफ। तो समकोण त्रिभुज सी ई एफ में तो यहाँ भी रिलेशन लग रहा है लंब बटे आधार, तो tan थीटा लंब कितना है इसका 28.5, और आधार ये लंब होता है और ये आधार होता है। आधार कितना है इसका ई एफ ई जो आपको निकालना है। tan थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री अपॉन 28.5 अपॉन एफ ई। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ से होगा 28.5 अपॉन एफ ई। तो यहाँ से क्या होगा ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, सही है। अब एफ ई का मान निकाल लिया, ये मान निकाल दो समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन सी है, तो यहाँ से निकाल लो, x आपको चाहिए था, तो x बराबर 28.5 प्लस माइनस एफ ई कितना निकालना है आपने 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 28.5, कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस का यहाँ क्या था 1/√3, सही है। अब x ऐसा का ऐसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ जाएगा 28.5, यहाँ √3 था आपका, ठीक है ना, 28.5 √3 था, तो यहाँ √3 लिखो, ठीक है। तो यहाँ √3 बच जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा, छूट गया था। तो √3 की √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, नीचे बन मान के एक ही कम 1, और नीचे करोगे तो कितना आएगा √3। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 28.5, 3 में से घटा कितना बचेगा 2/√3। तो x इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 57 आ जाएगा अपॉन में √3। अब क्या करो अंश और हर में √3 से क्या लगा दो गुना लगा दो, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से क्या होगा x इज इक्वल टू 57 √3, √3 की √3 में करेगा तो 3 आएगा, 3 से काट दो 19 दिया 57, तो यहाँ से आ गया 19√3। तो लिख देना कि वो जो लड़का है वो 19√3 मीटर चलकर गया है किसको भवन की ओर, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 27वां देखते हैं। 27वां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग अंतराल दे रखी है और बारंबारता दे रखी है, तो जो आपको दिया है पहले वो लिख लो। आपको वर्ग अंतराल दे रखी है, एक मिनट रुको,
आपको वर्ग अंतराल देखिए, दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता को देखिए, 12, 19, 6, 10, 9, 6, 5। आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? आप बहुलक निकालना है, ठीक है। तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये बहुलक का फार्मूला होता है। इसमें सबसे पहले बात आती है कि F1 क्या होता है। तो इसमें देखो, बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका F1 होता है। तो बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है? 19। तो ये आपका F1 हो जाएगा। F1 से ऊपर वाला नंबर ही आपका F0 होता है और नीचे वाला F2 होता है। और F1 से इधर वाला जो नंबर है ये आपका L होता है। इनके बीच का जो गैप है वो आपका H होता है। तो यानी कि यहाँ से आप किसकी वैल्यू मिल गई? F1 की वैल्यू कितनी आ गई? 19। F0 की वैल्यू आई 12 और आपको F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। L की वैल्यू कितनी आ गई? 20 और H गैप कितने का है इसमें? 10 का। तो H की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो सबकी वैल्यू पुट करो। L की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? 20। तो यहाँ 20 रखोगे प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 19 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है? 19, F0 की है 12 और F2 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू में H की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपके पास? 10। ये आपकी H की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व कर लो। 20 प्लस यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7, 19 दूनी 38। यहाँ से माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 12 6 कितना हो जाएगा? 18, वही माइनस के, और इंटू में कितना आएगा यहाँ से? 10। तो यहाँ से हो गया 20 प्लस के 7 बटा 38 में 18 घटाओगे तो कितना बचेगा? 20 इंटू 10। 0 से 0 कटा तो यहाँ कितना आ गया? 20 प्लस 7 बटे 2, 7 बटे 2 को डिवाइड लगाओ तो यहाँ से कितना आएगा? 3, 2 को 7 से भाग करोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इनको जोड़ो तो कितना आएगा? 23.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हम 2022 का पेपर सोल्व करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।